आपको जो मैंने अधिनियम एवं कानून वाला पॉइंट पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, उससे आगे उसी का आधा भाग ये है, जिसका मतलब है ये जो मैंने ऊपर वीडियो में लिखा है इसे आप पढ़ लेना। ये किताब का लिखा हुआ ही है और मैं इसको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि पार्ट बहुत लंबा है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं बस इसको समझा देती हूँ और आप इसे पढ़ लेना। इसका मतलब है यह जो पार्ट है 1773 ईस्वी में पारित हुए जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में है। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने भारतीय कंपनियों के व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाने का आरंभ किया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था भारत में। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के गवर्नर जनरल ने एक परिषद की स्थापना की थी और कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना की थी। परंतु इस अधिनियम की वजह से भारतीय कंपनियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस जो अधिनियम था इसके वजह से भारत के लोगों को सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जल्द ही 1784 ईस्वी में भारतीय कंपनियों के ऊपर बढ़ते नियंत्रण के विषय में इतिहासकारों ने अध्ययन किया। 19वीं सदी के मध्य में 19वीं सदी के बीच में मतलब भारत में कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार मजबूत हो गया था। इसका सबसे मुख्य कारण था व्यापार की विचारधारा का उद्गम। एडम स्मिथ की प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इस व्यापारिक विचारधारा का उल्लेख किया गया था। मानव विचारधारा भारतीय इतिहास में भी प्रभावी रहे हैं। 1813 में कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार में थोड़ी सी बदलाव हुआ और 1833 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के बाद भी उत्तराधिकारी धारा के उदय में भी भारत में एक व्यापारिक कंपनी को कार्यक्रम का पात्र बनाया गया था। 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम सीधे अपने हाथों में ले लिया गया। अब भारत के कंपनियों का संसद प्रत्यक्ष रूप से एक राजद्वार के अध्ययन लिया गया। परंतु यहाँ उदारवादी धारा के उदय में भी भारत में एक व्यापारिक कंपनी को कार्यक्रम का पात्र बनाया गया था। पर 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम भी सीधे अपने हाथों में ले लिया था। ये वाला पार्ट भी अधिनियम एवं कानून वाले पॉइंट का ही आधा हिस्सा है। ये जो ऊपर लिखा है इसे आप पढ़ लेना, मैं इसका आपको मतलब समझा देती हूँ। जैसा कि इसमें लिखा है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में भारत के सामान को ब्रिटिश संसद के माध्यम से एक वायसरॉय के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन उस समय भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें भारतीय सरकार को संचालित करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी और इसी कारण भारतीय सरकार को शासन के लिए विशेष कानूनों को पारित करने की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि भारतीय शासन को चलाने के लिए वायसरॉय या ब्रिटिश अधिकारियों को ही 2-4 होना पड़ता था, या फिर उन्होंने भारत पर शासन के लिए विभिन्न कानून या नियम बनाए जो शासन को संचालित करते थे। सरकार द्वारा सत्ता का प्रबंधन और नियंत्रण रखने की कोशिश भी ब्रिटिश अधिकारियों के साथ होती थी और अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के माध्यम से शासन को संचालित करने की कोशिश की जाती थी। इस प्रकार के कानूनों का उदाहरण है जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का है, जिसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों की राय को ध्यान में नहीं लिया था और इसी प्रकार भारतीय शासन को ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राय या सहमति के बिना चलाया जाता था, जो कि भारतीय लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए थे। यह भारतीय समाज में असंतुष्टि का कारण बनता था। ये है सरकारी रिपोर्ट, तीसरा पॉइंट है ये।
और इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है सरकारी रिपोर्ट दो तरह की होती है। पहली तरह की रिपोर्ट जो होती है वो है पुलिस या गुप्तचर विभाग द्वारा तैयार की जाती है वो, और इसमें सामान्य रूप से सुरक्षा एवं जासूसी संबंधित विषयों पर जानकारी होती है। दूसरी तरह की रिपोर्ट किसी विशेष विषय पर ध्यान या अध्ययन की जाती है, जैसे उपनिवेश, शिक्षा, शासन आदि। इन रिपोर्टों का मूल स्रोत विभिन्न स्रोतों जैसे कि सरकारी दस्तावेजों, साक्ष्य आदि पर आधारित होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में सूचना की अनिवार्यता बढ़ गई थी। 1857 के विद्रोह से भारतीयों की निर्भरता पर ब्रिटिश सरकार के साथ विश्वास खत्म हो गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद और सूचना प्राप्ति के अधिकार का आविष्कार हुआ। भारतीय सरकार ने गुप्तचर विभाग को सूचना के स्रोत के रूप में पुनः संगठित किया, ताकि विद्रोह गतिविधियों और राष्ट्रवादी आंदोलनों की जानकारी प्राप्त कर सके। इन सूचनाओं का विश्लेषण और उन पर रिपोर्ट बनाने का काम गुप्तचर विभाग या पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। ये रिपोर्ट हमें सरकारी दृष्टिकोण के साथ साथ विद्रोहियों और आंदोलनकारियों के कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करती थी। सरकारी रिपोर्ट वाले पॉइंट का ही आधा हिस्सा उसके बारे में आधा ये है। इसका मतलब है यहाँ आपको बताया जा रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है जो देश की विशेष समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन रिपोर्टों में भारतीय जनसंख्या से संबंधित जानकारी और जनगणना के बारे में जानकारी भी शामिल होती है। जनगणना द्वारा हम देख सकते हैं कि देश में जनसंख्या की संरचना कैसी है, जाति, धर्म, क्षेत्रीय विविधता आदि। इसके अलावा अन्य रिपोर्ट भी तैयार की गई जो कृषि, अर्थव्यवस्था, उद्योगों आदि से संबंधित थी। इन रिपोर्टों का मुख्य उद्देश्य सरकार को समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना होता है। अगला पॉइंट है गैर सरकारी सामग्री। इसका मतलब है जैसा इसमें बताया गया है कि हमारे पास बहुत सारी सरकारी स्रोत सामग्री है जो विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से आती है। इसके अलावा हमारे पास गैर सरकारी स्रोत से भी काफ़ी मात्रा में सामग्री है। यह सामग्री भारतीय इतिहास और उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरणों को समझने में मदद करती है, जैसे अधिकारियों के आपसी संवाद, उनकी आत्मकथा आदि। ये अधिकारी अक्सर प्राच्यवादी कहलाते थे और उन्होंने भारतीय धर्म, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन किया और पुराने इतिहास को प्रकाशित किया। ये स्रोत इतिहासकारों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो उन्हें उपनिवेशवाद के विकास में अंग्रेज शासकों की धाराओं का पता लगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा निजी पत्र और आत्मकथाएं भी इस स्रोत से प्राप्त होती है, जो कि इतिहासकारों को अध्ययन और उनके अनुसंधान में मदद करती है। इस प्रकार की सामग्री को उपयोग करना इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनियंत्रित स्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आधुनिक भारतीय इतिहास के देशी स्रोत। इसका मतलब है यहाँ यह बताया जा रहा है कि सरकारी और गैर सरकारी स्रोत सामग्री का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें ब्रिटिश शासन की विचारधारा, नेतृत्व की निजी सोच आदि का पता चलता है। साथ ही भारतीय स्रोतों से हमें उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रतिक्रिया में विभिन्न विचारधाराएं दिखाई गई। पहले वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन का स्वागत करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पश्चिमी सभ्यता अधिक विकसित है। दूसरे वर्ग के लोग
अधिक जागरूक थे और उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया। उन्होंने तर्क और बुद्धि के आधार पर विश्लेषण किया। और तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने आधुनिक सभ्यता का विरोध करते थे और उन्होंने आंदोलन और विद्रोह किए। इस प्रकार हमें भारतीय प्रतिक्रिया के साथ जुड़ी सामग्री के अध्ययन से यह समझ मिलता है कि भारतीय समाज में विभिन्न विचारधाराएं और प्रतिक्रियाएं थी जो उन विचारधाराओं को व्यक्त करती थी जो उन अवस्थाओं में थे। अगला पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत। इसका मतलब है इसमें यह बताया जा रहा है कि जब ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ तो यह भी एक तरह का आधुनिक सभ्यता का आरंभ था, लेकिन कुछ भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया और पुरानी मान्यताओं को त्यागने के लिए आंदोलन किया। इसका मतलब यह नहीं था कि वे आधुनिकता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जैसे कि यूरोप में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण के वाहक ने प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ साथ आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का मूल्यांकन किया। उन्होंने अनेक संगठनों की स्थापना की जिनमें ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज आदि शामिल थे। इन संगठनों के नेता अपनी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार को मांग पत्र अथवा ज्ञापन देते थे। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण के नेता अपने विचारों और मांगों को प्रचारित करने के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकालते थे। उदाहरण के रूप में राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए विराल अल अकबर और संवाद नामक पत्र प्रकाशित किए। इस प्रकार हमें भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में व्यापक सामग्री मिलती है जो हमें इस आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करती है। अब इसके बाद ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट था। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट कल आएगा। आप तब तक इसके लिए इसे देखें, समझें। धन्यवाद।